हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामानंद त्रिपाठी क्लास 10th की केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस जो लेसन फर्स्ट है, आप लोगों के कहने पर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे हम जनरली देखते हैं इन नेचर टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं। एक तो फिजिकल चेंज होता है, दूसरा केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज में स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो चेंज होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है, दो या एक पदार्थ से कुछ नए हमारे मैटर्स क्रिएट होते हैं। तो केमिकल चेंज में पुरानी चीज़ से कुछ नया बनता है। ठीक है, द केमिकल चेंज आर द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल चेंज ही हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, उसमें जो जो चेंजेस होते हैं उनको हम केमिकल रिएक्शंस के थ्रू समझते हैं। यह जो केमिकल चेंज है, इस केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इक्वेशंस लिखते हैं, जो भी मैटर यहाँ पे लिखा जाता है उसको केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हमारा मैटर यूज किया जाता है वह हमारा क्या, जो हम लिखने का जो हमारा तरीका होता है वह हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। केमिकल चेंज को लिखने का जो तरीका है वह हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज representation of chemical change is called chemical equation। यह केमिकल इक्वेशन हम अगर शब्दों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, शब्दों के द्वारा लिखते हैं तो वो वर्ड इक्वेशन हो गया। वर्ड्स के द्वारा अगर रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज द वर्ड इक्वेशन। तो जैसे हमारा है मैग्नीशियम, इसका रिएक्शन करा दिया गया ऑक्सीजन से और हमारा बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यह शब्दों के द्वारा लिखा गया है, तो इस इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे। अगर हमारा सिंबल के फॉर्म में लिखा गया तो सिंबलिक इक्वेशन है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O2, यह बनेगा MgO। ठीक है, तो अगर हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वह हमारा क्या हो गया, सिंबलिक इक्वेशन हो गया। अब यह जो हमारा केमिकल इक्वेशन है वह वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको हम सिंबल के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जो हमारे कंपाउंड होते हैं उनका क्या सिंबल है उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो हमारे क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं उनके हमारे मॉलिक्यूलर फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एलिमेंट है तो उसके एलिमेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे सिंबलिक फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक, तो यह जो हमारा केमिकल इक्वेशन है, कोई भी केमिकल इक्वेशन में जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर हमारे केमिकल्स होते हैं, इधर एक एरो होता है, ये डायरेक्शन बताता है कि चेंज किस तरफ हो रहा है। ठीक, एरो जो होता है यह क्या करता है, डिनोट्स डायरेक्शन ऑफ चेंज। डायरेक्शन ऑफ चेंज की डायरेक्शन को यह दर्शाता है कि मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। तो जो भी स्टार्टिंग मटेरियल लिया जाता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो चीज़ फॉर्म हो गई, जो नई चीज़ बनी इन सब से, वह हमारी क्या होगी, वो हमारी होगी प्रोडक्ट।
ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। जो इधर जो भी बना, एरो के इधर जो भी बना वो प्रोडक्ट, एरो के इधर जो भी पहले लिया गया था स्टार्टिंग मटेरियल जो था वो हमारा है रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें हम इतना जान गए हैं। अब जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वह केमिकल इक्वेशन होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड। इक्वेशन इन विच number of atoms on reactant side is equal to the number of atoms on product side is called balanced chemical equation, is called balanced chemical equation। ठीक है, तो जिसमें रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स के नंबर हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स हों, तो उस हमारे केमिकल इक्वेशंस को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ड में बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को हम बोल सकते हैं कि मास ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द मास ऑन प्रोडक्ट साइड is called balanced chemical equation. The chemical equation in which mass on reactant side is equal to the mass on product side is called balanced chemical equation. ठीक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो हम करेंगे, लेकिन हमारा कंप्लीट केमिकल इक्वेशन जो होता है वो कैसा होता है? कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस में हम क्या करते हैं? कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, कंप्लीट केमिकल इक्वेशन में हम लेते हैं हमारा जो टेम्परेचर कितना है, किसी केमिकल का टेम्परेचर, रिएक्शन का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर, प्रेशर, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टेट कितना है, क्या क्या किस स्टेट में वो प्रेजेंट है। तो यह सब हमारा जो है वो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन में आएगा। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम सॉलिड है तो इसके लिए सॉलिड स्टेट लिखेंगे, प्लस हाफ O2, O2 हमारा जो है वो गैसियस स्टेट में है इसलिए गैस स्टेट लिखेंगे जी, और यह बनाएगा MgO, तो यह भी सॉलिड के फॉर्म में होता है इसलिए यहाँ पर यस लिखेंगे। ठीक है, तो स्टेट स्मॉल लेटर में सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा, सॉलिड के लिए स्मॉल एस, गैस के लिए स्मॉल जी और लिक्विड के लिए स्मॉल एल, और इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी केमिकल इक्वेशन होगी वो बैलेंस्ड केमिकल या ये कंप्लीट केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अगला है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम कैसे बैलेंस करते हैं इस बात को जानना बहुत ज़रूरी होता है।
तो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है, रूल हमने अपना बनाया है। तो इस रूल के हिसाब से हमारा सबसे पहला रूल है रूल 1। रूल में पहला रूल है फॉर बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। इसके रूल में पहला रूल है बैलेंस ऑल एटम्स को बैलेंस करना है। फॉर्मूला मॉलिक्यूल का दिया हुआ होता है, कैसे करते हैं बताएंगे अभी। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके जितने भी एटम्स हैं उनको हम बैलेंस करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग। कैसे करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग विथ एप्रोप्रिएट नंबर। बाय मल्टीप्लाइंग विथ एप्रोप्रिएट नंबर बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो भी एटम्स हैं उनको एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। दूसरा जो रूल है, जब हमारे एटम्स बैलेंस हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। बाय बैलेंसिंग ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस ऑक्सीजन कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑन बोथ साइड एंड indicate deficiency of ऑक्सीजन। तो किसी एक साइड में हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? उसके नंबर को कैलकुलेट करेंगे। रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में हैं, कितने प्रोडक्ट साइड में हैं, उसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि किस साइड में ऑक्सीजन की कमी है, नंबर ऑफ एटम्स किस साइड में ऑक्सीजन के कम है, ठीक है। तो अगला रूल है ऐड H2O ऑन डिफिशिएंट साइड ऑफ ऑक्सीजन। जिधर ऑक्सीजन की कमी है उधर हम क्या करेंगे? उतने ही नंबर में H2O जोड़ देंगे। जैसे 2 ऑक्सीजन एटम एक साइड में कम आ गए तो 2H2O उधर ऐड कर देंगे। 3 की कमी है तो 3H2O, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड। तो अगर हमने हाइड्रोजन की डिफिशियंसी के बराबर वाटर जोड़ दिया है उसमें, तो फिर हम हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और हमारा हाइड्रोजन जो होगा वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन के नंबर जो होंगे वो हमारे एज सच हमको मिलेंगे। जितना रिएक्टेंट साइड में है उतना ही हमारा प्रोडक्ट साइड में हमको हाइड्रोजन की नंबर्स मिल जाएंगे। हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है, किसी रिएक्शंस में नहीं होता है, तो वे रिएक्शन जिसमें H2 निकल रहा हो, ठीक है, H+ हो, ठीक है, उसकी कंडीशन में हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन हमारा बैलेंस नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली बैलेंस
नहीं होता, तब हाइड्रोजन को भी हमारा बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जिधर डिफिशियंसी होती है, तो अगर नहीं बैलेंस हो रहा है तब क्या करेंगे, ऐड H2 या H+। अगर H2 है रिएक्शन में तो H2 जोड़ेंगे, H+ है तो H+ जोड़ेंगे, H+ ऑन डिफिशिएंट साइड ऑफ हाइड्रोजन। जिस साइड में हाइड्रोजन की डिफिशियंसी है उधर H2 या H+ हमको जोड़ना है। अगर रिएक्शन में H2 दिया है तो H2 जोड़िए, H+ दिया है तो H+ जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आपके एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आपका है डी पार्ट है। ठीक है, तो ये आप लोग रूल जो है याद करिएगा और देखिए कैसे इसके द्वारा हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है BaCl2 + H2SO4। ठीक है, BaCl2 + H2SO4 यह हमारा बनाता है क्या, BaSO4 + HCl। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कौन से हैं, इसमें सल्फर है, क्लोरीन है, बेरियम है, 3 एटम्स हैं जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त हैं। तो इनमें एक को स्टार्ट करते हैं, उससे बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब बेरियम को लेते हैं। सबसे पहले हम बेरियम को लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बेरियम का एक एटम है, इस पूरे फॉर्मूले में बेरियम का एक एटम है, या इस साइड और कोई बेरियम है नहीं। अब प्रोडक्ट साइड में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं इस फॉर्मूले में बेरियम है और बेरियम का एक एटम है। इसका मतलब बेरियम हमारा जो है वो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो बेरियम हमारा यहाँ पे बैलेंस है पहले से ही, कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सल्फर का। तो सल्फर जो है हमारा, इस फॉर्मूले में सल्फर का एक एटम है, इधर पूरे रिएक्टेंट साइड में सल्फर का एक एटम है। प्रोडक्ट साइड में चलते हैं, इस फॉर्मूले में सल्फर है और यहाँ पर भी सल्फर का एक ही एटम है। तो इस प्रकार से हमारा जो सल्फर है वो भी हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो इसमें भी हमको कुछ नहीं करना है। अगला एटम हमारा है क्लोरीन का। यहाँ पर हम देखते हैं इस फॉर्मूले में क्लोरीन है और इसकी संख्या 2 है। Cl2 का मतलब Cl का 2 एटम इस फॉर्मूले में यूज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे रिएक्टेंट साइड में Cl का 2 एटम है और इधर हम देखते हैं इस फॉर्मूले में Cl है नहीं, इसमें Cl है और यहाँ पे HCl में Cl का एक एटम है, इसलिए एक HCl और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड हम बेसिकली मॉलिक्यूल करते हैं और देखते एटम को हैं। इधर जितने एटम हैं उतने ही एटम हमको इधर ले आना पड़ेगा। ठीक है, तो HCl इसमें ऐड कर दिया, या तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सेम कंडीशन हो गई। तो 2HCl हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर Cl एटम का नंबर जो है वो हमारा क्या हो गया, 2 Cl एटम पूरे प्रोडक्ट साइड में हो गए और 2 Cl एटम हमारे रिएक्टेंट साइड में थे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि Cl भी हमारा बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। तो इधर रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, 4 ऑक्सीजन एटम हैं यहाँ पे, और इधर देखते हैं यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम 4 है, 4 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। अब हमारा जो है हाइड्रोजन वो ऑटोमेटिकली बैलेंस होना चाहिए। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हाइड्रोजन बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इस रिएक्शन में ना तो H2 निकल रहा है ना तो H+ है, इसलिए हाइड्रोजन की कैलकुलेशन भी हम कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले में हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के हमारे एटम हैं। तो इस प्रकार से हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है और ये हमारा केमिकल इक्वेशन जो हो गया वो बैलेंस हो गया। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम अपने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक, अगला है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस। तो यह जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है यह हमारा दो टाइप के हैं बेसिकली। एक तो हीट चेंज के बेस पर करते हैं, दूसरा जो हमारा मैटर चेंज हो रहा है वो कैसी चेंजिंग हो रही है, मैटर इकट्ठा हो रहे हैं कि मैटर टूट रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैटर में जैसी चेंजिंग हो रही है उसके बेस पर या हीट चेंज के बेस पर केमिकल रिएक्शंस को डिवाइड किया गया है। तो अगर हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसको अगर हम लें ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंज। ठीक, तो हीट चेंज के बेसिस पर हमारा दो टाइप का रिएक्शन है। एक तो हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि हमको हीट बाहर निकलता है। रिएक्शन इन विच हीट इवॉल्व्स, ठीक है, या हीट कम्स आउट। ठीक है, हीट कम्स आउट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें कि हमारा क्या हो, हीट बाहर निकलती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे CH4 प्लस ट्वाइस O2 gives CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पर हमको क्या होती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो मीथेन गैस जब बर्न होती है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर फॉर्म होता है जिसके साथ हमको एनर्जी भी मिलती है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल C प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस क्या होगा, एनर्जी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर हमको रिएक्शन करने के बाद एनर्जी बाहर निकले वो हमारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी। ठीक है, सिंपल है, रिएक्शन होगा, चेंज होगा, जिससे हमको क्या हो, हीट एनर्जी बाहर मिले, वो रिएक्शन हमारी जो होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी। दूसरी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होगी, वे रिएक्शंस जिसमें हम रिएक्शन कराने के लिए क्या करें, हीट एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अगर हम हीट एनर्जी नहीं देंगे तो हमारा क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो जिसमें हमको बाहर से एनर्जी देना पड़े और उसके बाद हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो, ऐसी जो चेंज होगी वो हमारी क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगा। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच we supply energy to proceed the reaction, proceed the reaction is called endothermic reaction, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वे रिएक्शन जिसको प्रोसीड कराने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, वो हमारी क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है।
ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का हमारा बेस्ट एग्जांपल आपका है थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे CaCO3 है, ये सॉलिड है, इसको अगर हम हीट दे देते हैं तो क्या होता है, CaO + CO2 में यह कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको जब से ही गर्म किया जाएगा CaO और CO2 में यह कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यह हमारा क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और इस रिएक्शंस को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दूसरा है आपका FeSO4। ये FeSO4 भी हमारा क्या होता है, हीट प्रोवाइड करते हैं। हीट का एक सिंबल डेल्टा भी होता है, ठीक है। तो डेल्टा सिंबल अगर बना हुआ किसी रिएक्शन में, डेल्टा सिंबल, तो इसका मतलब उसमें हीट दिया गया है, ठीक है। तो ये डेल्टा सिंबल बनाइए या हीट लिखिए, ठीक है। तो अगर आपने डेल्टा सिंबल बनाया है तो इसका मतलब ये है कि आप जानते हैं ये सिंबल जो है वो हीट प्रोवाइड करने का है, ठीक है। निकलने के लिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं इसको, यहाँ पे जब हम हीट देते हैं तो वहाँ पर हम डेल्टा सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, Fe2O3 बनेगा, Fe2O3 SO2 + SO3 फॉर्म होता है, SO2 + SO3 आपका फॉर्म होता है। तो Fe2O3 ये सॉलिड होता है और ये दो आपकी गैस फॉर्म होती है, ठीक है। FeSO4 भी आपका सॉलिड ही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हीट एनर्जी को दे रहे हैं रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर हमको हीट एनर्जी देनी पड़ रही है तो वह रिएक्शन हमारी क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यह तो हमारी हीट चेंज के बेस पर हो गई, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है वह हमारा क्या है कि वहाँ पर बॉन्ड कैसे कोई कंपाउंड जुड़ रहा है या वह टूट रहा है उसके बेस पर, या उसमें एक पार्ट हट रहा है दूसरा पार्ट ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वह हमारा क्या है, बाकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे जो हैं वो कैसे जुड़ने की कंडीशन है उसके बेस पर है, ठीक है। कैसे हमारा एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ रहा है कि अलग हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बेस पर भी हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आपका जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, दो छोटे छोटे हमारे दो स्मॉल रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन करके बड़ा प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है स्मॉल रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म लार्ज या बिग प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, छोटा रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके बड़ा प्रोडक्ट हमारा फॉर्म करेगा। जैसे C+O2 यह मिलकर के क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, ठीक है। Mg + ½ यह क्या बना रहा है, MgO, ठीक है। तो यह छोटा कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। मैग्नीशियम एक एलिमेंट था आपका, ये ऑक्सीजन, ये कंबाइन करके क्या बनाया, MgO बना लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, छोटे छोटे रिएक्टेंट जो होते हैं वो कंबाइन करके लार्ज प्रोडक्ट हमारा फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यह देखिए आप, ये एग्जाम्पल हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए भी यूज़ किया था, ये वाला, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही रिएक्शन हम कई जगहों पर
बता सकते हैं कि यह इस टाइप का भी है, इस टाइप का भी है। तो जितने उसके टाइप्स हमको मिल सकते हैं उन सभी टाइप्स में हम उसको बता सकते हैं कि कॉम्बिनेशन में भी है, एक्सोथर्मिक में भी है, और आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हमारा पॉसिबल है। तो जब हम देखेंगे और पढ़ेंगे टाइप्स, तो उसमें हम और भी एग्जांपल्स आपके मिलते रहेंगे जो कई टाइप्स में हमारे फिट हो सकते हैं। कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट हमारा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, बड़ा प्रोडक्ट जो हमारा होता है वह बड़ा मॉलिक्यूल वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए डीकम्पोजिशन को कॉम्बिनेशन का अपोजिट भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन में छोटे छोटे बड़े पार्ट बनाते हैं और डीकम्पोजिशन में बड़ा कोई मॉलिक्यूल होता है, बड़ा रिएक्टेंट होता है, वह छोटे छोटे प्रोडक्ट में हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन, इसमें क्या होगा, व्हेन बिग कंपाउंड breaks into smaller product, the reaction is called decomposition reaction। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो अभी आपको एग्जांपल्स दिया था FeSO4 का। FeSO4 सॉलिड था, यह ब्रेक हो गया था Fe2O3 में प्लस SO2 प्लस SO3 में। ठीक है, CaCO3 था, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये आपका CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस हैं। अब इनको हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हीट प्रोवाइड किया जाता है, तो इसलिए ये कौन से हो गए, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, कुछ हमारे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर कि हमको हीट नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो जाते हैं। ठीक है, खुद सूर्य के प्रकाश में ही हमारी क्या होती है, वो रिएक्शन हो जाती है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होगी वो हमारी क्या होती है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है। ठीक है, कैसा, फोटोकेमिकल। यह अभी जो एग्जांपल दिया था ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगला आपको एग्जांपल देने जा रहे हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो जैसे हमारा AgCl सॉलिड है, AgCl सॉलिड, इसको अगर हम सनलाइट दे देते हैं, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में अगर इसको रख दिया गया तो यह क्या होगा, यह ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसमें से Ag बाहर चला आएगा और Cl गैस बाहर निकल जाएगी। तो यह आपका 2Ag प्लस Cl2 गैस, Ag आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। तो यह क्या हो गया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लेकिन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसलिए कैसा हो गया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, ऐसे ही AgBr है, AgBr, तो AgBr भी हमारा क्या कर रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये 2Ag बाहर निकाल देगा, प्लस ब्रोमीन गैस जो होगी वह हमारी क्या होगी, वह निकल जाएगी। तो यह भी क्या हो गया, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन में इसका एग्जांपल दे सकते हैं, और अगर ज़्यादा आपको अच्छे से पूछता है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दीजिए, तो इसको ज़रूर देंगे, तब यही एग्जांपल आप देंगे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन का अपोजिट क्यों है। कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हमारे जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में बड़ी चीज़
टूट करके छोटे छोटे भागों में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को एक दूसरे का अपोजिट भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो है जहां पर कि एक यूनिट किसी दूसरे यूनिट को हटा करके उसके प्लेस पर बैठ जाती है। ठीक है। When one atom displaces to another atom from its salt, the reaction is called displacement reaction. When an atom displaces other atom from its salt, the reaction is called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जब क्या होगा, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, एटम की जगह आप एलिमेंट भी लिख सकते हैं। व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अदर एलिमेंट्स, तो यहां पर आप एटम या एलिमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है। एलिमेंट, यहां पर एटम या एलिमेंट, ठीक है। तो व्हेन एन एटम और एलिमेंट displaces another atom or element from its salt, the reaction is called displacement reaction. ठीक है। तो जैसे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें आयरन नेल डाल दी जाती है तो हमारा बनता है FeSO4 प्लस Cu, कॉपर बाहर निकल जाता है। यह आपको, ये एक्सपेरिमेंट आपको कराना भी है और 9th में कराया भी गया है। यह CuSO4 जो होता है ये आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। आयरन नेल उसमें डाल दी जाती है, लोहे का टुकड़ा डाला जाता है, तो यह आपका डर्टी ग्रीन हो जाता है सॉल्यूशन, डर्टी ग्रीन हो जाता है। ठीक है। कॉपर जो होता है वह आयरन नेल पर डिपॉजिट होने लगता है। तो 9th में ये आपको एक्सपेरिमेंट कराना था, कराया गया होगा, आपने देखा होगा। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाइएगा, एक्वस सॉल्यूशन, उसमें आयरन नेल डालेंगे, वो थोड़ी देर रख देंगे, आधे घंटे में वो क्या होगा, डर्टी ग्रीन हो जाएगा और कॉपर उस पर डिपॉजिट हो जाएगा आयरन नेल पर। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह कॉपर का साल्ट है, कॉपर सल्फेट। इसमें जब आयरन नेल डालते हैं तो यह आयरन क्या करता है, Fe कॉपर को हटा देता है इसके सॉल्ट से, खुद इसकी जगह पे आकर के बैठ जाता है। ठीक है। Cu की जगह पर Fe आकर के बैठ गया, Cu को बाहर कर दिया। ठीक है। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। ऐसे ही हमारा जो जिंक है वो भी क्या करता है, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। और अगर इसमें जिंक डाल देंगे तो हमारा ZnSO4 बनेगा और Cu जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। तो यह भी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की एग्जांपल है। बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के हमारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगला टाइप क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। तो इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 यूनिट्स एक्सचेंजिंग विथ अदर। ठीक है। तो 2 साल्ट हम यूज करें और उन दोनों साल्ट में जो यूनिट्स होती हैं वो आपस में एक्सचेंज कर लें, तो ऐसी रिएक्शंस हमारी जो होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। ठीक है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि हम 2 साल्ट को यूज करें और वे आपस में एक्सचेंज कर लें, तो ऐसी रिएक्शंस हमारी जो होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जैसे है Na2SO4,
Na2SO4, इसमें डाला गया BaCl2 बेरियम क्लोराइड। ठीक है, Na2SO4 कलरलेस होता है, BaCl2 आपका भी कलरलेस होता है। तो जब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया तो क्या बन गया, BaSO4 बन गया, BaSO4 प्लस NaCl, तो 2NaCl यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये सॉल्यूशन बन गया, इसमें Ba जो है Na की जगह पे आकर के बैठ गया। ठीक है, और Na ने फिर क्या किया, Ba की जगह ले ली। ठीक है, तो Na और Cl का कम्बिनेशन हो गया, Ba और SO4 का कम्बिनेशन हो गया, तो इन दोनों का कम्बिनेशन अलग अलग चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब तक डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक अंदर आ रहा था, दूसरा बाहर चला जा रहा था। अब क्या हो गया, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे बाहर कोई नहीं जाता है, वो इसके साथ आ गए तो ये इसके साथ चले गए। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन हमारी जो होगी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, चलिए उसको बाद में बताएंगे। तो अगला जो है वो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि हमारा क्या हो, ऑक्सीजन जुड़े किसी कंपोनेंट के द्वारा, कंपोनेंट में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो रिएक्टेंट के साइड में अगर किसी में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर किसी से हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो जैसे हमारा कॉपर है 2Cu और इससे ऑक्सीजन जुड़ जाए, ये बना ले CuO। ठीक है, कॉपर था, इससे ऑक्सीजन जुड़ करके CuO बना लिया, तो यह रिएक्शन हमारी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, और इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तभी ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन ऐड होकर के CuO बना रहा है। ठीक है, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा आपका रिएक्शन बताया था जैसे C+O2, इससे क्या बन रहा है, CO2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो CO2 फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कॉपर से कार्बन से जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन रिमूव हो, वह रिएक्शन हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा वो हमारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसका दूसरा जो अपोजिट है ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन जो होगी वो हमारी क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो जस्ट इसका अपोजिट, ऑक्सीडेशन का अपोजिट हमारा है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे CuO है, CuO इसको H2 से रिएक्शन करा दिया जाए तो Cu प्लस H2O यह हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर CuO से हमारा क्या हो रहा है, CuO से हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ठीक है,
CuO से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और Cu में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसका होता है रिडक्शन। ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, और हमारा क्या है तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव होगा या हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड हो। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है। ठीक है, अभी हम थोड़ा इस रिएक्शन को और डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है यह दोनों एक साथ ही होती हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ ही होती हैं, इसलिए इनको कंबाइनली हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेड, रिडक्शन का रेड ले लिया, ऑक्सीडेशन का OX ले लिया, तो यह रेडॉक्स रिएक्शन बोली जाती है। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, द oxidation and reduction reaction takes place simultaneously so these reactions are called redox reactions। तो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एक ही साथ होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग रिएक्शन नहीं होती हैं बल्कि रिएक्शन के पार्ट होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एक ही साथ रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे ये हमारी रिएक्शन थी CuO + H2, इससे हमारा क्या बना था, Cu + H2O। तो यहाँ पे हम देख रहे थे CuO से Cu बन रहा है और यह रिडक्शन टाइप चेंज है। कौन सा चेंज है, रिडक्शन। और यहीं H2 से हमारा क्या हो रहा है, H2O फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यह हमारा है ऑक्सीडेशन चेंज। ठीक है, तो इस प्रकार से यह रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ ही हमको आसानी से देखने को मिल रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो टर्म और आता है। ठीक है, दो टर्म और इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में हमारा आता है। ठीक है, वह टर्म है आपका ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। ठीक है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट या इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। दूसरा हमारा जो होता है रिडक्टेंट, रिडक्टेंट ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारा होता है या ऑक्सीडेंट, ये किसी दूसरे कंपाउंड का, दूसरे हमारा जो कंपोनेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट हम बता सकते हैं कि वह हमारा कंपाउंड जो किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे उसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट हम बता सकते हैं, कंपोनेंट या रिएक्टेंट which used for oxidizing other component which causes oxidation to other component of reaction is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या और ऑक्सीडेंट। ठीक है, रिडक्टेंट। अब इसका अपोजिट रिडक्टेंट है। रिडक्टेंट वो हमारा कंपोनेंट या रिएक्टेंट होता है जो किसी उसके साथ वाले रिएक्टेंट का क्या करा दे, रिडक्शन करा दे। ठीक है,
तो रिएक्टेंट दूसरे वर्ड्स में भी इसको बता सकते हैं, रिएक्टेंट विच इन्वॉल्व्स reduction of other reactant is called reductant or reducing agent। ठीक है, तो जो हमारा क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन करा दे, वो हमारा क्या होगा, रिडक्टेंट होगा। ठीक है, तो जैसे यह रिएक्शन है हमारी CuO प्लस H2, यह बना रहा है Cu प्लस H2O, यहाँ पे यह इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यह रिड्यूस होकर के Cu में कन्वर्ट हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यह ऑक्सीडेशन का काम कौन करा रहा है, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन कराने का काम CuO करा रहा है। तो यह हमारा जो होगा यह ऑक्सीडेंट होगा। ठीक है, रिडक्शन इसका हो रहा है CuO का और रिडक्शन कराने का काम H2 कर रहा है, तो इसलिए यह क्या होगा, रिडक्टेंट होगा। ठीक है, यह रिडक्टेंट होगा। अब रिएक्शन जो हमारी होगी यह रिडक्शन रिएक्शन होगी, रिडक्शन। ठीक है, और यह रिएक्शन जो होगी यह हमारी होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, ऑक्सीडेंट जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिडक्टेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराने का काम जो करेगा वो ऑक्सीडेंट, रिडक्शन कराने का जो काम करेगा वो रिडक्टेंट। ठीक है, तो ये दोनों टर्म जो होते हैं बहुत ही कंफ्यूज करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ठीक है, ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट जनरली पूछा जाता है क्योंकि यह कंफ्यूज करने वाला टर्म होता है। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही हमारा रिडक्टेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, फिर आप लोगों की जो कमेंट्स होंगे वो बताइएगा, फिर आपको हम बताएंगे, फिर से कंफर्मेशन आपका किया जाएगा, आपकी जो भी डाउट्स होंगे। ठीक है, अगला हमारा जो इसमें टर्म है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन भी हमारा जो मेटल सरफेस होता है, मेटल सरफेस पर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन होता है और मॉइस्चर भी होता है, तो एयर के साथ मेटल सरफेस का रिएक्शन हो जाता है और ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से यह भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कोरोजन जो है वह ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो कि मेटल सरफेस पर होती है और मेटल ऑक्साइड फॉर्म कराती है। ठीक है, कोरोजन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच मेटल रिएक्ट्स विथ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ रस्ट। तो जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर रस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो यह रस्ट जो है वो बेसिकली हमारा क्या है, कोरोजन रिएक्शन ही है। ठीक है, तो कोरोजन के द्वारा हमारा रस्ट जो होता है वो फॉर्म होता है। ठीक, व्हेन मेटल, इसमें हम लिख सकते हैं व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ, व्हेन metal reacts with air, the moisture and oxygen present in air react to form metal oxide over metal surface. The reaction is called
द रिएक्शन इज कॉल्ड कोरोजन रिएक्शन, कोरोजन रिएक्शन। ठीक है, तो मेटल सरफेस पर क्या होगा, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। ठीक है, और यह जो रिएक्शन होता है यही हमारा क्या होता है, कोरोजन रिएक्शन होता है। अगला है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी जो टर्म है यह भी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेंसिडिटी में फैट और ऑयल जो होता है, फैट और ऑयल वह क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है एयर से। ठीक है, अगर फैट और ऑयल को एक्सपोज कर दिया गया एयर में तो वह एयर से रिएक्ट करके फैट और ऑयल का एसिड फॉर्म कर देता है, जो उसमें कार्बन होता है उसका एसिड फॉर्म कर देता है। तो एसिड का टेस्ट जो होता है वो खट्टा टेस्ट होता है। इस प्रकार से हमारे फैट और ऑयल जो होता है उसका टेस्ट खराब हो जाता है। ठीक है, टेस्ट बेसिकली टेस्ट की बात हम कर रहे हैं, TASTE, टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट की बात नहीं, टेस्ट की बात कर रहे हैं, उसका टेस्ट बिगड़ा देगा। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, टेस्ट खराब हो जाता है, टेस्ट। तो यह रेंसिडिटी क्या है, व्हेन फैट एंड ऑयल, व्हेन फैट और ऑयल आर exposed in air for long time, then फैट एंड ऑयल क्या होता है, फैट एंड ऑयल becomes acidic. This change is called becomes acidic, which spoils the taste of fat and oil. This change is called rancidity. ठीक है, तो फैट और ऑयल जो होता है उसका हमारा एसिड फॉर्म होता है और यही चेंज जो होता है वो रेंसिडिटी होता है। तो फैट और ऑयल में कार्बन की चेन होती है। ठीक है, और यह कार्बन की चेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करा करके COOH ग्रुप में कन्वर्ट होता है। यह एसिडिक ग्रुप है। कौन सा, एसिडिक ग्रुप है। तो यहीं पे भी कहीं पर भी हमारा यह ब्रेक होकर के क्या करेगा, एसिडिक ग्रुप बना लेता है। तो एसिड फॉर्म होता है जिससे हमारा क्या होता है, टेस्ट उसका खराब हो जाता है टेस्ट, और यह जो चेंज होती है दैट इज द रेंसिडिटी। उम्मीद करते हैं आपको यह हमारा समझ में आया होगा। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही कमेंट करके हमको बताइएगा, जिससे हम आपको नए वीडियो में वो कमी को दूर करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चंस रिगार्डिंग तो उसको बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जल्दी से ज़्यादा नंबर में हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सकें। हमारा चैनल है क्लासिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।